हेलो स्टूडेंट, कई बार आपको ये सुनने को मिला होगा कि किसी के पिता उनके अपने बच्चों पर समय नहीं दे पा रहे हैं। क्यों क्यों नहीं दे पा रहे हैं समय? क्योंकि उनके पिता का जाने का समय होता है ऑफिस में, आने का समय नहीं होता है, क्योंकि वो प्राइवेट काम कर रहे हैं। कई बार ये सुनने को मिला है कि उस माँ का जो बेटा है पिछले 1 साल से नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक प्राइवेट जॉब करता है और उसको छुट्टी नहीं मिलती। इस बार छठ में सोचा था आने का, लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि उसको छुट्टी नहीं मिली। अगर वो छुट्टी के लिए कुछ ज़्यादा प्रेशर देता अपने ऑफिस में, उसको डायरेक्टली छुट्टी दे दी गई होती, परमानेंटली छुट्टी दे दी गई होती, मतलब ये कि उसको उस ऑफिस से फायर कर दिया जाता। मतलब ये कि एक जॉब के कारण एक पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पाता, एक बेटा अपने माँ को छठ में नहीं आ पाता, दूर से ही वीडियो कॉल करता है, अब वीडियो कॉल में ही प्रणाम कर लेता है और दोनों को संतुष्टि मिल जाता है। कई बार ऐसा हुआ है, एक माँ जो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है, अपने बच्चों को सुबह में तैयार करना, दूसरे स्कूल में भेजना, है ना, और इसमें थोड़ा सा लेट होना क्या है, स्वाभाविक सी बात है। जब वो माँ जाती है स्कूल में और आधे घंटे लेट पहुँचती है, तो वहाँ का जो स्कूल का जो डायरेक्टर होता है वो हाफ डे का सीएल लगा देता है कि आपकी आधे आधे दिन की सैलरी कट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आधे घंटे लेट था। क्या लेसन क्या ये जितने भी एमडी, सीईओ और कंपनी के जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, क्या उस कंपनी का ग्रोथ ही सब कुछ है? क्या उनके एम्प्लॉय के बारे में कोई और सोचेगा? आखिर वो एम्प्लॉय उस ऑफिस में काम करता है, उस एम्प्लॉय की वजह से वो कंपनी ग्रोथ कर रहा है, तो क्या वहाँ का जो एमडी, सीईओ है, क्या एम्प्लॉय के बारे में सोचना क्या गलत है? क्या एम्प्लॉय की अपनी फैमिली नहीं होती है? जो उनके फैमिलीज होते हैं, क्या उनके कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होते हैं, उनकी कुछ उम्मीदें नहीं होती हैं? क्या उनको नहीं लगता कि मेरे पिताजी वीकेंड पे मुझे समय दे? क्या एक माँ को नहीं लगता है कि मेरा बेटा छठ में, दिवाली में, होली में मेरे पास घर पे आए? ऐसा ही कुछ टॉपिक है हमारा आज का, उसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म। एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक तरफ कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म के बारे में इकोनॉमी में आप खूब सुने होंगे। कैपिटलिज्म किसे कहते हैं? पूंजीवाद जिसे हम लोग बोलते हैं, कि जहां पे सब कुछ ऑन कौन करता है? पूंजीपति लोग ऑन करते हैं। पूंजीपति लोग डिसाइड करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज का कॉस्ट क्या होगा, उसको किस रेट पे उसको बेचा जाएगा। और अगर हम बात करेंगे कैपिटलिज्म का कंसेप्ट, तो अमेरिका में सबसे पहले ये एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। आप उनके बुक का नाम जरूर आपको याद होगा, कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। तो ये जो वेल्थ ऑफ द नेशन बुक है, इसमें कैपिटलिज्म के बारे में बहुत कुछ चर्चा की गई थी, जिसमें लैसेस फेयर, इनविजिबल हैंड्स की बात की गई थी। लेकिन शायद आपको भी याद होगा कि एडम स्मिथ का ये जो कैपिटलिज्म का कंसेप्ट है, वो अमेरिका के द ग्रेट डिप्रेशन को आने से नहीं रोक पाया था। तो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म के कंसेप्ट को मॉडिफाई करना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ कंपनी का ग्रोथ ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी के ग्रोथ के साथ साथ वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं, उस एम्प्लॉय का मेंटल हेल्थ भी ग्रो करना बहुत जरूरी है। उस एम्प्लॉय के जो फैमिली है, उस फैमिली के खुशी को ग्रोथ करवाना भी उस कंपनी के एमडी और सीईओ का ही काम है। और इसीलिए जोर दिया गया है किस चीज़ पे? रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म। ये है हमारा आज का करंट अफेयर्स। ऐसा चर्चा में क्यों आया? ये रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म चर्चा में क्यों आया? क्योंकि मैक्सिको में टेक लीडर्स राउंड टेबल में मंत्री लोग बैठे थे, बहुत देश के मंत्री लोग बैठे थे, और उस मंत्री ने क्या बोला? जिम्मेदार पूंजीवाद, मतलब रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म पे जोर देते हुए कहा कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए चुनौती सिर्फ विकास करना ही नहीं, बल्कि असमानता को कम करना और सभी के लिए अवसर पैदा करना भी है। मतलब उन्होंने क्लियर कट बोला, मंत्री लोगों ने क्लियर कट बोला कि सिर्फ कंपनी का ग्रोथ ही सब कुछ नहीं है। हमें जो एम्प्लॉय हैं, उस एम्प्लॉय के बीच में जो इनइक्वालिटीज हैं और जो अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए, ये भी मायने रखता है, और ये भी इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और इसी को बोला गया है रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म। और ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं हुई, फिर जब बात हमारे देश के जो वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमन, उन्होंने भी कह दिया। उन्होंने क्या कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑल्सो एम्फेसिस दैट नीड फॉर रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म एंड हाईलाइट्स इंडियाज प्रोग्रेस
टुवार्ड्स बिकमिंग ए डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। अगर हमारे देश के जितने भी पूंजीपति लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अगर वो सोचते हैं कि 2047 तक हमारा इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन जाए, तो डेवलप्ड कंट्री बनाएगा कौन? उनके प्रोडक्शन को। अब प्रोडक्शन करेगा कौन? इम्प्लाई करेगा। आप इम्प्लाई को एक्सप्लॉइट करेंगे, शोषण करेंगे, तो वो इम्प्लाई आपके यहाँ बहुत दिन तक नहीं टिकेगा, वो कंपनी छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप रिस्पॉन्सिबल होंगे तो उनके बारे में आप केयर करेंगे, उनके उनके के जो फैमिलीज हैं उनके बारे में आप सोचेंगे, उनका भी जो इकोनॉमिकल ग्रोथ होना चाहिए उसके बारे में आप सोचोगे। बिकॉज कि काम अगर आप क्या करते हैं तो उनके बारे में सोचेगा कौन? कोई दूसरा तो नहीं सोचेगा। तो इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म काफ़ी न्यूज में है जो आपके सामने है। अगर हम आगे बात करें कि अगर हम एग्जैक्टली बात करें कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म, ये रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म कहते किसको है? तो एक शब्दों में कहा गया है कि रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम, किसी कंपनी के एमडी के द्वारा चलाया गया एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो बैलेंस करेगा प्रॉफिट साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब वो कंपनी का एमडी अपने कंपनी का बेनिफिट भी सोचेगा और जो एम्प्लॉय हैं उसके बारे में, उनके हितों के बारे में भी सोचेगा। अगर वो दोनों में बैलेंस कर पाया, यही कहलाता है रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म। It emphasizes balancing profit with social responsibility, ensuring business contribute to societal well-being, fairness and environmental sustainability। आज आप किसी एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट करोगे तो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। आप किसी को ट्रेन करोगे, एक्सप्लॉइट करोगे, वो छोड़ के चला जाएगा, फिर से कोई दूसरा आएगा, फिर से उसको आप ट्रेन करोगे, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तरीका नहीं है। अगर आपको लगता है कि एक लॉन्ग टर्म विजन बनाना है, किसी एमडी सीईओ को लॉन्ग टर्म विजन बनाना है, तो रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म का सहारा लेना पड़ेगा। इट कैन बी अंडरस्टूड एज इकोनॉमिक अप्रोच दैट इंटीग्रेट इथिकल वैल्यूज इनटू द बिजनेस प्रैक्टिस। मतलब ये कि इथिक्स को भी ध्यान रखना होगा। आप इथिक्स को किसी घर के रैक पे रख के नहीं आना होगा, आपको इथिक्स अपने ऑफिस में इथिक्स को भी लेके चलना होगा कि आप अपने एम्प्लॉय से बात कैसे करते हो, मेल से बात कैसे करते हो, फीमेल से कैसे बात करते हो, मैरिड पीपल से बात कैसे करते हो, अनमैरिड से कैसे बात करते हो। आप किसी का एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो, उसकी कमजोरी का आप फायदा नहीं उठा सकते हो। अगर ऐसा होगा तो वो रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म नहीं कहलाएगा और आपका फॉल डाउन बहुत जल्दी आने वाला है। हाउ इट इज इनकरेजेस बिजनेस। अगर कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म को फॉलो करता है तो कैसे उसका बिजनेस ग्रो करेगा? कंट्रीब्यूट टू सोसाइटल वेल बीइंग, फेयरनेस एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कंसिडर द नीड्स ऑफ कम्युनिटी वेयर दे ऑपरेट, इट सपोर्ट आर्ट एंड कल्चर, develop an organization culture that encourages responsible behavior, enable long term thinking, planning and action। तो ये इस तरीके से सामाजिक कल्याण होगा, निष्पक्षता होगा, पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देके, ठीक है, उन समुदायों की जरूरत पर विचार करेगा जहां वो काम करते हैं, कला और संस्कृति का समर्थन करे, ठीक है। तो ये सब तरीका है जिस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को इनकरेज करेगा अगर रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म को फॉलो किया जाता है तब। इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत है पहला, एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस। जो भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जैसे अगर इनइक्वालिटी है, एक्सक्लूजन है, अगर हमें लगता है कि सस्टेनेबिलिटी, इनइक्वालिटी, एक्सक्लूजन को हमें अचीव करना है तो हमें रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म को फॉलो करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है, आपको लगता है कि 5 साल के बाद आपका गोल क्या सेट है, उस गोल पे आप अचीव कर पाते हो नहीं कर पाते हो, तो आपको एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखना होगा अपने और एम्प्लॉय के बीच में। इथिकल गवर्नेंस एंड स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म promote fairness in decision making, ensuring stakeholders and treated justly and business operation comply with legal and moral standards। मतलब निर्णय लेने में निष्पक्षता को बढ़ावा देगा, ठीक है। निर्णय लेना है, मैं ही होल सोल हूं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यह सुनिश्चित करता है कि हितधारकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए। मतलब ये कि हम अपने इथिक्स को फॉलो करेंगे, सबके साथ एक अच्छा से रिलेशन बना के रखेंगे,
जो हम सोचेंगे सही सोच रहे हैं, ये ऐसा सोच आपको हटा देना होगा। सबके साथ बैठ के एक सही तरीके से हर चीज़ का निर्णय लेना होगा। तो ये था हमारा रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म। मैं एक सीधी सी बात कहता हूँ, आप भी इंसान है और जो आपके यहाँ एम्प्लॉय काम करने वाला है वो भी इंसान है। दोनों के बीच में जितना ज़्यादा का गैप होगा, कहीं ना कहीं आपके सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन बनाना है तो अपने जो एम्प्लॉय हैं वो एम्प्लॉय आपके फैमिली हैं। वो एम्प्लॉय, आप इस बात को मत भूलें, वो एम्प्लॉय एक अपने परिवार को छोड़ के आता है सुबह में 8 बजे, जाता है 9-10 बजे, मतलब 12-14 घंटा वो अपने फैमिली से दूर रहता है। अपने फैमिली को वो देता क्या है? कुछ नहीं देता है। पूरा आधा जीवन आपको दे रखा है। तो ये जिम्मेवारी आपकी बनती है, ये नैतिक जिम्मेवारी है कि आप उनके बारे में सोचें। इसलिए आप कैपिटलिज्म को फॉलो करें, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म आप बने। सो मेरा आज का सेशन इतना ही। थैंक यू।